तो कल की क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे रोकी थी। तुम लोगों से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहा था। तो 1 to 30 मैं उम्मीद करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अभी उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट करनी है और उस इंफॉर्मेशन से आगे अपना काम प्रोसीड करना है करके। ठीक है, तो देखो ज़रा अब ये इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू कैल्शियम तो लिख लिया होगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है आप लोगों का 20। तो 20 से पहले तुम्हारा कौन सा इनर्ट गैस आता है? सो एज वी नो कि कैल्शियम से पहले एक इनर्ट गैस होती है आर्गन, है ना। जैसे अगर मुझे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन मैं किसके टर्म्स में लिखूंगी? इन टर्म्स ऑफ नियॉन। बट अगर मुझे कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है करके तो उसमें मैं कभी भी इसका कॉन्फ़िगरेशन करके आप लोगों को ऐसे नहीं लिखूंगी करके कि नियॉन के टर्म्स में। उसका कॉन्फ़िगरेशन हम किसके टर्म्स में लिखेंगे? आर्गन के टर्म्स में। ठीक है, अब क्योंकि तुम्हारी कॉपी में मेमोरी मैप है उसको देखो, और क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहा था कल की क्लास के बाद, तो अभी मैं डायरेक्ट उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये वाली चीज़ देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ये आप लोगों का आर्गन 18 तक। ठीक है, अच्छा अब आर्गन तो हम लोगों ने लिख लिया। अब उसके बाद अब बात आती है आप लोगों के कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की। तो कैल्शियम का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो होगा 4s2। ये अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे तुम लोग फोकस पे देखना, एकदम ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना कि लेट्स से मैंने पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया आप लोगों के क्या कहते हैं आर्गन का। ठीक है, मान लेते हैं मुझे किसी ने कहा कि आप आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो मैंने कहा कि ठीक है आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं। तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? नियॉन के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये मैंने लिखा नियॉन। उसके बाद आ गया ये 3s2, उसके बाद में आ गया 3px2, 3py2, जिसको तुम कलेक्टिवली 3p6 भी लिख सकते हो, बट मैंने px, py और pz के टर्म्स में लिखा ताकि जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो यानी कि 4th चैप्टर, तब तुम्हारे कानों में ये चीज़ पता होनी चाहिए करके कि क्या है। अब इसके बाद हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि 3s कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है, 3p कम्प्लीटली फिल हो चुका है, अब बारी आती है करके 3d के फिल होने की। तो चलो 3d को फिल करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोगों की कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि वो लोगों की उम्मीदें ऐसी रहती हैं कि नहीं अभी तो हमने आपका भर लिया है, यहाँ पे 3p6 तक तो हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई है, चलो अब उसमें डालते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग 3d1। ये ऐसे ये उनकी हरकत रहती है। तो अभी तुम्हारी कॉपी में ऑलरेडी तुम्हारे पास मेमोरी मैप है, उस मेमोरी मैप से देखो कि पहले एरो में कौन कट हो रहा है, ऑब्जर्व करो। तो तुमने देखा कि पहले एरो में कौन कट हो रहा है? 3d और 4s में पहले 4s कट हो रहा है, इसीलिए 3p के बाद 3d नहीं लिखेंगे, आप उसको क्या लिखेंगे? 4s1 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि व्हेन यू स्टार्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम पोटेशियम ऑनवर्ड्स, तो जो आने वाला इनकमिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो आप लोगों के 3d में एंट्री नहीं लेता है। वो किस में एंट्री लेता है? 4s में एंट्री लेता है। क्यों 3d में नहीं लेता है? क्योंकि कंपैरेटिवली n+l रूल के अकॉर्डिंग भी 3d की जो एनर्जी कंटेंट है वो 4s के कंपेयर में उसका एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, देयरफॉर करके हम लोग उसको 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं देते। तो इस तरीके से मैंने कैल्शियम तक का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब शुरू होता है सबसे इम्पॉर्टेंट काम। ठीक है, आप लोगों का अब ये क्या शुरू होने वाला है? आप लोगों का ट्रांजिशन सीरीज आपकी अभी शुरू होगी, यानी कि इनडायरेक्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे मैं आ रही हूँ। तो अभी वैसे तो मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सिर्फ पहली सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन आज की क्लास में कवर करेंगे। उसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी जब वो 12th वालों के वीडियोस बनेंगे ना, तो उसमें कैसा है तुम लोग उसको सीख लेना। तो साथ ही साथ में कैसा आप लोगों का डी ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया, बराबर। तो देखो जो 21 नंबर पे पहला एलिमेंट आपका आता है डी ट्रांजिशन सीरीज से, वो रहता है आपका स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम के बाद आता है आप लोगों का टिटेनियम, फिर वैनेडियम, बराबर। उसके बाद होता है क्रोमियम। ठीक है, अच्छा चलो वेल एंड गुड, क्रोमियम पे आते हैं। उसके बाद आ गया मैंगनीज, और उसके बाद फिर आता है आयरन। बाकी का बाद में देखते हैं, फिलहाल इतनों का लिख लेते हैं। ये अब ये 21 नंबर है। तो देखो 20 तक तो हम भर चुके हैं 4s2। एस की कैपेसिटी अब क्या हो चुकी है? इसकी कैपेसिटी अब कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है।
तो ऐसे केस में क्या होगा करके, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपके इससे हाइयर वाले सबशेल में जाएगा। तो 4s2 के बाद अभी 4p मत भर देना क्योंकि 3d बाकी रह गया है ना। तो 4s2 के बाद अगर तुम मेमोरी में आप भी चेक करो तो कायदे से किस में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, 3d में, और जाता भी 3d में ही है। तो यानी कि अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एर्गन, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 4s2 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3d1। तुम चाहो तो उसको भी उसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, 3dxy, 3dyz, 3dxz, बट कोई मतलब नहीं है उस फॉर्मेट में लिखने का, तो देयरफॉर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख रही हूँ। अच्छा, टी में आ जाओ। इसका एटॉमिक नंबर 22 है, 2 इलेक्ट्रॉन डालने, तो 4s2 और 3d1 तक तो 21 नंबर के इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल थे, तो अब ये कितना आ जाएगा 3d2। तो इस तरीके से करते करते तुम लोगों ने कॉपर और जिंक यानी कि एटॉमिक नंबर 30 तक अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं। अगर नहीं लिखे हो तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और उसके बाद कैसा है अपना आगे का काम अपना शुरू करने का। ठीक है, पहले अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उसके बाद ये वीडियो वगैरह देखना, डायरेक्ट काम करने मत बैठ जाना अभी। ठीक है, आपके पास अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ होना चाहिए ताकि तुम क्या कर सको, उस चीज़ को करके टैली कर सको करके, बराबर। अच्छा, तो अब देखो मैंने यहाँ आयरन तक का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अभी आयरन के बाद देख लेते हैं किसकी जोड़ी आती है किसकी नहीं आती है। तो आयरन के बाद नेक्स्ट नंबर में कौन आ जाएगा आप लोगों का, Fe के बाद कौन आता है पता होना चाहिए आपको, कोबाल्ट के बाद कौन आएगा, निकल, और निकल के बाद कौन आएगा, कॉपर, और कॉपर के बाद फिर कौन में आ जाएगा आपका आखिरी में जिंक। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने पहली आप लोगों की जो ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके बारे में ये पूरे के पूरे एलिमेंट लिख दिए। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एर्गन और यहाँ पे आएगा 4s2 और यहाँ पे 3d7। निकल में हो जाएगा, यहाँ आएगा एर्गन, उसके बाद 4s2 और यहाँ पे 3d8। उसके बाद कॉपर में हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा एर्गन, 4s2 और 3d9। उसके बाद जिंक में हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो उन्होंने लिखा कि एर्गन, 4s2 और 3d10 करके, बराबर। आगे मैं नहीं बढ़ रही हूँ, मैंने फिलहाल अपनी गाड़ी को यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब यहाँ से बस एक चीज़ तुम लोगों से फोकस डालने को कहा जा रहा है कि इतना कॉन्फ़िगरेशन तो तुम लिख ही लिए होगे, लेकिन अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी आपको ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन को आपको याद रखना है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 4s2 3d4, बट जब रियलिटी में हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो एर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 नहीं है। ठीक है, एर्गन में जो ये 4s2 में से ये जो एक आप लोगों का s होता है ये इस d में शिफ्ट हो जाता है। क्यों होता है उसका रीज़न आगे देखना है, लेकिन ये याद रखना है कि जो पहली d वाली लाइन है उसमें आपके कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम का जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है और उसके हो क्या रहा है, 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के 4s1 में जा रहा है, मतलब 4s1 हो गया और आपका जो 3d4 था वो 3d5 हो गया। क्यों हो गया अभी वेट करो उसका, लेकिन ऐसा होता है। क्या ऐसा कोई दूसरा एबनॉर्मल बिहेवियर कोई दूसरा भी शो करता है उस पहली डी ब्लॉक की सीरीज़ में? तो हाँ, ऐसा ही एबनॉर्मल बिहेवियर एक और प्राणी शो करता है, उसका नाम है कॉपर। कॉपर में भी यही सेम फिनोमेना होता है, यानी कि 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला जाता है आप लोगों के 3d में चला जाता है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों की किस तरीके से हो जाती है, यहाँ आ जाएगा करके आपका एर्गन, उसके बाद होगा आपका 4s1 और ये चीज़ कितनी हो जाएगी 3d10 करके, ये ऐसे, बराबर। ये ऐसे आप लोगों का काम कैसा डन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का काम, एर्गन 4s1 3d10 और ऊपर वाला एर्गन 4s1 3d5 करके। कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक, लेकिन ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर उस पूरी की पूरी डी वाले में सिर्फ कॉपर और क्रोमियम ही शो करते हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर कॉपर और क्रोमियम का इस तरीके से एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने के पीछे रीज़न क्या है। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से कॉपर और क्रोमियम आप लोगों के ये जो जनरल ट्रेंड फॉलो होना चाहिए था, है ना, वो जनरल ट्रेंड ना फॉलो होते हुए बीच में आपको ये इरेगुलरिटी मिल गई। और ऐसा मत सोचना कि पीरियोडिक टेबल में मात्र यही तो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, और भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो अभी तुम लोग डी ब्लॉक का जब चैप्टर पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन जो पहली सीरीज़ है दैट इज़ फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक,
मात्र कॉपर और मात्र आपका क्या कहते हैं क्रोमियम, यही इकलौते दो एलिमेंट्स हैं, नॉट इकलौते, यही आप लोगों के वो दो एलिमेंट हैं जिनमें आपको ये एबनॉर्मल ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाके इनका कॉन्फ़िगरेशन आया करके। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्रोमियम से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, आपका 24 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आर्गन और उसके बाद कायदे से 4s2 और उसके बाद 3d4। ठीक है, ये हम लोगों की क्रोमियम से लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन थी, बट रियलिटी में ये हुआ कि क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से होना तो चाहिए था, बट उस तरीके से ना होकर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 4s1 और यहाँ पे 3d5, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है आप लोगों का वो 4s से जंप करके कहाँ चला गया, आपके 3d में चला गया। सिमिलरली ऐसा कॉपर में भी हुआ। कॉपर में तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 और 3d10, बट जब इसी चीज़ को तुमने रियलिटी में वर्कआउट किया तो रियलिटी में कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं निकला। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आया है आर्गन, यहाँ पे फिर आ गया 4s1 और यहाँ पे आ गया 3d10, यानी कि 3d9 होना चाहिए था यहाँ ऊपर। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जंप कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी एक बात मुझे बताओ कि ऐसा हो तो रहा है, बट हमें अब ये जानना है कि अब आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, केमिस्ट्री ऐसी विचित्री है कि सबसे पहले हम लोगों को रिजल्ट पता चल जाता है और फिर हम लोग सोचते हैं कि अच्छा आखिर ऐसा रिजल्ट आने के पीछे आखिर क्या कारण रहा होगा। ठीक है, आखिर ऐसा रीज़न मतलब ऐसा अगर आपको एबनॉर्मेलिटी दिख रही है तो ऐसी एबनॉर्मेलिटी आपको किस वजह से दिख रही है करके। ठीक है, तो इसी केस में अब हम लोग देखते हैं करके कि अब आगे ये इसका रीज़न बेसिकली क्या है करके। ठीक है, अच्छा तो अब देखते हैं क्या काम करना है अपन को। इसका काम ये है, इसके दो रीज़न्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला रीज़न कि आप लोगों का ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर कह सकते हो एक्सेप्शनल बिहेवियर या फिर आप लोगों का कोई अगेंस्ट द ट्रेंड जाने के पीछे क्या उसका रीज़न है। दो रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न उसका ये रहता है सिमेट्री, बराबर। सबसे पहला रीज़न जो उसका रहता है वो रहता है सिमेट्री, और दूसरा रीज़न उसका होता है एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी क्या है, कैसे है, इसकी कोई डिटेल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। बस एक्सचेंज एनर्जी का एक छोटा सा मतलब, अगर मैथ्स की दुनिया में तुमने अभी तक 11th में आ गए हो, अभी तक जितनी पढ़ाई की है, और मान लेते हैं तुमसे कोई पूछेगा 1 क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, बराबर, तो छोटा सा टुकड़ा है। तो वैसी एक्सचेंज एनर्जी आपकी जितनी भी एनर्जी की दुनिया होगी, उस एनर्जी की दुनिया में करके ये आप लोगों का एक छोटा सा क्या है करके, मात्र एक छोटा सा पार्ट है करके, बराबर। अच्छा, तो अब देखो कैसे करेंगे, कैसे क्या है इसका नियम वगैरह देखते हैं। सबसे पहले सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास जैसे बात फिलहाल अभी डी ऑर्बिटल की चल रही है ना, डी के सबशेल्स की चल रही है, जिसके अंदर आपके डी के ऐसे 5 ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपस में डीजेनरेट है। आप इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 3d4 है मेरे पास, और उसके बाद मैं कहूँ कि 3d4 में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 3d4 में है। और मान लेते हैं कि मैंने कहा कि मेरे पास इमेजिन करो कि 3d5 है, तो 3d5 में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से हो जाएगी, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ऊपर वाले जो मतलब आप लोगों का क्या है करके ये एक सबशेल है, और ये जो आपका नीचे वाला एक सबशेल है, इन दोनों सबशेल में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, तुम्हें बस इतना देखने को बोल रहा है कि ऊपर वाले सबशेल में मात्र आप लोगों का एक ही इलेक्ट्रॉन था कम, और नीचे में आप लोगों के सारे ऑर्बिटल्स अंदर तक अच्छे से क्या है करके आप लोगों का गायब हो गए करके, मतलब पूरे अच्छे से भर गए एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर। यानी कि ऊपर में 4 फील्ड हैं, एक अनफिल्ड है, लेकिन नीचे में तो सारे में एक आपके फील्ड हैं। यानी कि नीचे में आपको एक सिमेट्रिसिटी दिख रही है। नीचे में आपको क्या दिख रही है करके, एक सिमेट्रिसिटी दिख रही है, बराबर। नीचे में क्या दिख रही है करके, आपको एक सिमेट्रिसिटी दिख रही है। तो जब भी कभी भी, ठीक है, फिलहाल के लिए अपन ऐसा मैं बोल रही हूँ, जब भी कभी भी आप लोगों का जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है करके, अगर उसको मौका मिलेगा, ठीक है, किस बात का अगर उसको मौका मिलेगा करके,
कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जंप करवा दे, और जंप करवाने के बाद, ठीक है, और जंप करवाने के बाद ऐसा आपको ऑब्जर्व हो रहा हो कि जंप करवाने के बाद वाली सिचुएशन में आप लोगों के सारे सब शेल्स के अंदर के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक 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 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इसको, इस सिचुएशन को मैं कहूँगी हाफ फील्ड, ठीक है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाफ फील्ड। ऊपर वाले को हाफ फील्ड नहीं कहेंगे, ऊपर वाला आपका हाफ फील्ड नहीं है। तो जब भी आपको एक ऐसी सिचुएशन मिले कि आपका सबशेल हाफ फिल्ड हो चुका है या फिर आपका सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, कंप्लीटली फिल्ड का मतलब हर ऑर्बिटल के अंदर दो 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे हाफ फिल्ड या फिर ऐसी कंप्लीटली फिल्ड वाली जो सिचुएशन होती है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक एक्स्ट्रा की स्टेबिलिटी आती है, ऐसा उन लोगों का सोचना था। मतलब पहले रिजल्ट तो आ चुका है, अब ऐसा रिजल्ट क्यों आया करके ये वो लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं करके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से सिमेट्री बन रही है, इसीलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया, 3d में। अब अगर किसी को लगेगा अरे फिर तो 4s2 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया करके तो 4s2 की सिमेट्रिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई, तो देखो ऐसा नहीं है। ऐसा इसीलिए नहीं क्योंकि 4s में मात्र एक ही ऑर्बिटल होता है। अब उस ऑर्बिटल के अंदर आपने दोनों इलेक्ट्रॉन भर के रखे हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, आई नो। तो यानी कि देखो यहाँ पे तो आपको सिमेट्री दिख रही है, बट ये आपका अनसिमेट्रिकल है। यानी कि कॉपर में या क्रोमियम में अगर मैं उसकी 4s के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर नहीं कराऊँ तो 4s तो मेरा सिमेट्रिकल रह रहा है, ठीक है, लेकिन जो बाजू का 3d है वो मेरा अनसिमेट्रिकल रह रहा है। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा देती हूँ तो जो आपका 3d 5 है उसमें सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जिसकी वजह से आपका 3d 4 यानी कि 3d जो पहले अनसिमेट्रिकल था वही अब सिमेट्रिकल बन गया, और जो 4s2 आप लोगों का सिमेट्रिकल था, अब वो वाला 4s2 में माना कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन देखो अभी भी वो हाफ फिल्ड तो है ना। ऊपर वाले केस में माना कि वो कंप्लीटली फिल्ड था और माना कि लेकिन अब वो नीचे वाले केस में हाफ फिल्ड हो गया, लेकिन हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड को भी सिमेट्रिक माना जाता है, बराबर। तो यानी कि अब इस केस में दोनों सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो देयरफॉर जब भी आपके किसी भी एक एटम को, ठीक है, मैं फिलहाल अभी पर्टिकुलरली बहुत ही प्रिसाइसली फर्स्ट वाली सीरीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, सेकेंड वाली सीरीज़ के बारे में तो मैं बात कर ही नहीं हूँ करके, ठीक है, बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ करके, ठीक है। तो कभी भी अगर आप लोगों को ऐसा मौका मिले कि एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तो तब वो वाला आप लोगों का इलेक्ट्रॉन क्या होगा करके वहाँ से निकलेगा, जंप करेगा और आगे अपना सिमेट्रिकल पैटर्न वो फॉलो करेगा। तो ऐसा ही कॉपर में भी हुआ। कॉपर में पहला कैसा कॉन्फ़िगरेशन था, उसके बाद D9 कॉन्फ़िगरेशन था। तो D9 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि आप लोगों के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनमें से आप लोगों के इन ऐसा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब 4s ये देखता है करके कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं तो सिमेट्रिकल हूँ, लेकिन मेरा जो बाजू वाला है उसमें तो इलेक्ट्रॉन की कोई सिमेट्रिसिटी है नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये यहाँ पे शिफ्ट। तो मेरे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करने की वजह से मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, D10 हो गया। जो मेरा 4s2 था मेरा 4s1 हो गया। माना कि 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक चला गया तो एक बचा, तो मैं हाफ फिल्ड हो चुका हूँ, यानी कि लेकिन सिमेट्रिसिटी मेरी अभी लूज तो हुई नहीं ना, सिमेट्रिकल तो मैं अभी भी हूँ। उसके बाद फिर मान लेते हैं मेरे जो बचे हुए d ऑर्बिटल्स हैं उनमें अब सब में पेयरिंग हो चुकी है, सारे मेरे अंदर के d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं। यानी कि पहले जो d ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल था अब वो d ऑर्बिटल आपका क्या बन चुका है, सिमेट्रिकल बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट करने की वजह से दोनों कैसे हो गए, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। सो इसीलिए कॉपर और क्रोमियम इस वन ऑफ द रीजन की वजह से इस तरीके का एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ये एक बिहेवियर है, मतलब ये एक रीज़न है। अब लेकिन जो केमिस्ट्री के जगत के लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि इस एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करने के पीछे एक रीज़न और हो सकता है, और वो रीज़न सिमेट्रिसिटी के अलावा वो हो सकता है करके आप लोगों का एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी नामक चीज़ क्या है, देखो एक्सचेंज एनर्जी जानने से पहले ये जान लो कि ये चीज़ कैसी है, ये चीज़
कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के पास रुको थोड़ा सा ठीक है, सॉरी थोड़ा सा एक इंटरप्शन आ गया था। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सचेंज एनर्जी वाला कंसेप्ट हम देख तो देखो, पहले तो एक्सचेंज एनर्जी को समझने से पहले हम एक्सचेंज व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज। तो लेट्स से आपके पास कोई डीजनरेट ऑर्बिटल कंसीडर, ठीक है, मैं आप लोगों का क्या है कंसीडर के फॉर्मेट में बात कर रही हूँ। एक आपके पास एक डीजनरेट ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल तो कभी डीजनरेट हो नहीं सकता, पीडीएफई हो सकते हैं। क्यों आपका एस ऑर्बिटल कभी डीजनरेट नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो अकेला है। डीजनरेट होने के लिए बाजू में कोई होना भी तो चाहिए, उसकी तो कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है, बराबर। ठीक है, तो ये मैंने अपनी ले लिया आपका एक पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में ये मेरे पास मान लेते हैं, ये मैंने इसमें एक करके मैंने ये 3 इलेक्ट्रॉन भर के रखे हैं। तो अभी यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का सिंपल सोबर मीनिंग होता है कि जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन की आप जो शिफ्टिंग कराते हो, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर, ठीक है, जब आप एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में उसकी जब शिफ्टिंग होती है, हम नहीं कराते बेसिकली, वो खुद ही आपस में होते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इस तरीके की शिफ्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। एक ही सबशेल के अंदर डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं, अगर मैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरे ऑर्बिटल में डाल दूं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एक्सचेंज कहते हैं। इट इज़ नोन एज व्हाट, आप लोगों का एक्सचेंज। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक्सचेंज क्या है। एक बार एक्सचेंज का फिर से मीनिंग समझ लेते हैं। आप देखो, जैसे इमेजिन करें कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन का मूड हो रहा है कि चलो यार, चल के अपन किसी और के साथ करके एक काम करते हैं, करके अदला बदली कर लेते हैं अपने रूम। तो लेट्स से मैं इसको 1 देती हूँ, इसको 2 देती हूँ, इसको मैं 3 देती हूँ। तो क्या पेयरिंग नहीं करवानी है, अदला बदली करनी है। 2 वाला 1 में आ जाएगा, 1 वाला 2 में आएगा। कभी कभी ऐसा मूड होता है ना, जैसे तुम लोग स्कूल बस से अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल की बस में एक सीट पे बैठे बैठे लोगों को यूजुअली विंडो पसंद होती है। जिनके स्टॉप में बस पहले आती है उनको विंडो सीट मिल जाती है, बट जिनके स्टॉप में बस थोड़ा लेट आती है उन बेचारों को विंडो के बाजू वाले के बाजू में बैठना पड़ता है और देखते रहते हैं टुकुर टुकुर खिड़की के बाजू में। मान लेते हैं ऐसा करते करते तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन गया। अब तुम वो बोल रहे कि अच्छा तू विंडो सीट ऑक्यूपाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम उसकी गोदी में तो जाके बैठोगे नहीं, क्या होगा, वो उठ के तुम्हारी सीट में आ जाएगा, तुम उठ के उसकी सीट में चले जाओगे। तो अपन को ये करना है यहाँ पर, ठीक है, उनकी पेयरिंग नहीं करा देनी। तो अब मैं क्या करूँगी करके, इस 2 को मैं यहाँ भेज दूँगी, मतलब 1 को 2 की जगह में भेज देंगे और 2 को किसकी जगह में 1, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका यही 1 किसकी जगह पे चला जाए, 3, बराबर। एरोज देखना, यानी कि 1 हो सकता है 2 की जगह पे जाए, 1 हो सकता है 3 की जगह पे जाए। 2 बार एक्सचेंज हुए। अच्छा, अभी 1 को भूल जाओ, अब इमेजिन करो 2 के बारे में। और एक रूल हमेशा याद रखना, जब भी आप एक्सचेंज के कॉम्बिनेशन बनाओगे, अगर लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा आपकी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन राइट की तरफ होनी चाहिए, कभी राइट टू लेफ्ट मत आ जाना, ठीक है। तो लेट्स से आप 2 पर हो, तो 2 से आप कहाँ पे आ गए, आप 3 पे आ गए, ये ऐसे, ठीक है। यानी कि 2 वाला कहाँ जा सकता है, 3 पे जा सकता है। अब कई लोगों को डाउट होगा कि क्यों 2 वाला 1 में नहीं आ सकता क्या, तो नहीं, 2 वाला 1 में नहीं आ सकता, क्योंकि 1 वाला 2 में जाए कि 2 वाला, देखो 2 वाला 1 में आएगा, इसका यही मतलब है ना कि 1 वाला 2 में गया है, तो वो वाला केस हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। इसीलिए बोल रही थी रिवर्स डायरेक्शन में मत आना। अब 3 वाले को अगर तुम कंसीडर करोगे तो 3 वाले के पास तो आगे कोई ऑर्बिटल ही नहीं है जाने को। तुम बोलोगे कि नहीं 3 वाला रिवर्स में लाओ, तो रिवर्स मत लाना, क्योंकि रिवर्स में अगर तुम लाए तो 3 से 2 इट इज सेम एज 2 से 3। 3 को अगर तुम रिवर्स में 1 लाए तो इट इज सेम एज 1 to 3। सो डोंट गो रिवर्स। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने एक्सचेंज हुए, यहाँ पे 3 एक्सचेंज हुए। इट इज नोन एज एक्सचेंज। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज। जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं, तो जब भी अपनी जगह को एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज के दौरान, ठीक है, एक्सचेंज के दौरान सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है करके आप लोगों की निकलती है बाहर, ठीक है। आपकी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है।
ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लोगों की क्या होती है करके बाहर निकलती है। और तुम सोचो किसी सिस्टम से, केमिस्ट्री में अगर किसी सिस्टम से आप एनर्जी को बाहर निकाल रहे हो तो वहाँ पे आप उस सिस्टम को स्टेबल कर रहे हो। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोगों का क्या होता है करके जितनी एनर्जी सिस्टम के पास कम होती है, ठीक है, उतना वो स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी एंड एनर्जी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। सो यानी कि सबसे पहले आप लोग जब एक्सचेंज कराते हो, ठीक है, जब आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिटल्स के विद इन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, तो जब एक्सचेंज होता है पोजीशन का, तो एक्सचेंज पोजीशन की वजह से आप लोगों का क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यानी कि इसमें से एनर्जी बाहर गई है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और जितनी ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी रिलीज होगी, आप लोगों के उस पर्टिकुलर सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। बराबर, ये वाला लॉजिक दिमाग में जा रहा है, उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, अब एक एग्जांपल मैं और दिखाती हूँ तुम्हें एक्सचेंज का, उसके बाद तुम्हें समझेगा कि इसका क्रोमियम और कॉपर के एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ क्या इसका लेना देना है। लेट अस कंसिडर, मैंने एक एग्जांपल लिया, आप लोगों के पास ये एक मैंने डी सबशेल लिया है, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन D4 के अकॉर्डिंग लिखती हूँ। D4 यानी कि मात्र 4 इलेक्ट्रॉन, 5वें इलेक्ट्रॉन का कोई अता पता नहीं है मेरे पास। तो अब देखो, इसमें मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। एक्सचेंज कराने का नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, आप लोग हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करना, बैकवर्ड में मत आना। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड वाले केसेस ऑलरेडी इंक्लूड हुए जा चुके हैं। रूल नंबर 2, जो आपका ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी होता है वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, जो ऑर्बिटल आपका कंप्लीटली एम्प्टी होता है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज, वो कभी भी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस बात को आप याद रखो एकदम अच्छे से अपने दिमाग में। ठीक है, यानी कि ये जो 1 वाला है, इस 1 वाले के पास क्या क्या ऑप्शन है, 1 वाला 2 के पास जा सकता है, 1 वाला 3 के पास जा सकता है, और ये 1 वाला आपके 4 के पास जा सकता है। समझ रहे हो, 1 कैन गो टू 2, 1 कैन गो टू 3, 1 कैन गो टू 4। अभी बात आती है 2 वाले पर, येलो कलर से करते हैं। 2 वाला 3 के पास जा सकता है, 2 वाला आपके 4 के पास जा सकता है। तो ये हो गया आप लोगों के पास एक और कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी आ जाओ 3 पर, पिंक से डिनोट करते हैं। 3 वाला 4 पे जा सकता है, बट कोई भी उस खाली डब्बे के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? खाली वाला पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अब यहाँ पे देखो, टोटल आपके पास कितने एक्सचेंज पॉसिबल हैं, 3 4 5 6 एक्सचेंज पॉसिबल हैं। यानी कि जब जब ये 6 एक्सचेंज होंगे, तब तक आपके अंदर से क्या होगी, आप लोगों का एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन मैक्सिमम कितना तरीका है, फिलहाल 6 पॉसिबल तरीके हैं इस एक्सचेंज को करने के। अब इमेजिन करो कि आप लोगों के पास D5 है। D5 वाले कॉन्फ़िगरेशन की खास बात क्या है कि वहाँ पर आप लोगों के पास ये आखिरी डब्बे में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी कि ये जो मैंने ऊपर वाला काम किया है कि 1 से 2, 1 से 3, तो 1 से 2 यहाँ भी होगा, 1 से 3 यहाँ भी होगा, 1 से 4 यहाँ भी होगा। बट एडिशनल टू डैट अब ये इलेक्ट्रॉन 1 से 5 भी जा सकता है। जैसे 2 वाला 3 पे जा सकता था, 2 वाला 4 पे जा सकता था, और फिर दुनिया रुक गई। तो अब यही 2 वाला 5 पे भी जाएगा, 3 वाला आप लोगों के 4 पे जाके रुक गया, तो अब यही 3 वाला 5 पे भी जाएगा, और 4 वाला अब आपके 5 पे जाएगा। यानी कि अब देखो टोटल कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है एक्सचेंज कर पाने के, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा आ जाने की वजह से। 4 और 8 9 10, यानी कि टोटल आप यहाँ पे 10 तरीक़ों से एक्सचेंज कर सकते हो D5 कॉन्फ़िगरेशन में। देयर आर 10 वेज पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया तो आप लोगों के एक्सचेंज में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो ग्रेटर एक्सचेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। यानी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन, देन फॉर द केस ऑफ क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन, आप लोगों के क्रोमियम के केस में ग्रेटर नंबर ऑफ एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेटर नंबर ऑफ एक्सचेंज होते हैं। एंड ग्रेटर नंबर ऑफ एक्सचेंज जो होता है आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल होता है, किस केस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है करके, आप लोगों का स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि अगर मैं किसके बारे में बात करूं, अगर मैं बात करूं आप लोगों के
दो रीजंस है, एक एक्सचेंज एनर्जी और एक है आपका वो कुछ हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम के 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन d5 में इसलिए जाता है ताकि सिमेट्री दिखती है हाफ फिल्ड की, और कॉपर के केस में वो एक इलेक्ट्रॉन क्यों जाता है, क्योंकि सिमेट्री दिखती है फुली फिल्ड की। लेकिन एक्सचेंज एनर्जी में ऐसा क्यों होता है, एक्सचेंज एनर्जी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्रोमियम के केस में क्योंकि मैक्सिमम एक्सचेंजेस हो रहे हैं d5, सोचो d4 में 6 होते थे, d5 में 10 होते हैं, तो d3 में उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं बल्कि कम ही होंगे। तो ज़्यादा एक्सचेंजेस, ज़्यादा एनर्जी रिलीज, इट मीन्स ज़्यादा स्टेबिलिटी। सो दिस इज द रीज़न ऑफ क्या कहते हैं आप लोगों का एबनॉर्मल बिहेवियर शोन बाय क्रोमियम, बिकॉज 4s इलेक्ट्रॉन देखता है कि एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर देने से ज़्यादा स्टेबिलिटी, चलो एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, 4s और 3d के बीच में कभी एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि उन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है। ठीक है, हमेशा एक्सचेंज आपको किसके बीच में कराना है, डीजनरेट और वाइटल्स के बीच में। ठीक है, सो हाउ 4s एंड 3d कैन बी डीजनरेट। ओके, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा क्रोमियम, तो अब एक बात बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है करके कि कॉपर, जैसे देखो कॉपर है, कॉपर में होता है d9 कॉन्फ़िगरेशन। अभी आप लोगों का एक्सचेंज तभी होता है जब आप लोगों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन। अभी फिलहाल d9 कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप लोगों के, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी एक्सचेंज नहीं करने का, ठीक है, कभी भी एक्सचेंज नहीं करने का। एक्सचेंज कभी होगा या तो डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर रहे यानी कि अगर वो पेयर्ड रहा तो कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा, और अगर वो खाली रहा तो भी वो कभी अपने एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस हिसाब से जो आपका d9 कॉन्फ़िगरेशन है, d9 कॉन्फ़िगरेशन में तो बाकी सब पेयर्ड है, सिर्फ एक ही खाली है। तो वो जो एक खाली है वो किसके साथ करेगा बताओ एक्सचेंज, यानी कि कॉपर के d9 में कोई एक्सचेंज नहीं होता है। अब अगर मान लेते हैं मैं एक इलेक्ट्रॉन लाकर दे देती हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन लाके देने से क्या होगा, आप लोगों के यहाँ पर जो बचे हुए थे डब्बा, एक डब्बा जो आपका खाली था उसकी भी पेयरिंग हो जाएगी, बराबर, उसकी भी पेयरिंग हो जाएगी। तो पहली बात तो फुल्ली फिल्ड तो हो गया, उस टॉपिक पे तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं, बट उसकी पेयरिंग हो गई। तो ये कंसेप्ट कैसा है, तुम लोग हायर क्लासेस में अपना सीखोगे कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को पेयर कराते हैं तो वहाँ पे एक पेयरिंग एनर्जी वाला कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होता है, एंड उस पेयरिंग एनर्जी वाले कंसेप्ट में भी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एंड बिकॉज यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी की वजह से आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, सो देयरफॉर करके यहाँ पर आप लोगों का जो कॉपर है उसके स्टेबल होने का रीज़न यहाँ पे क्या है, उसकी पेयरिंग एनर्जी है उसका रीज़न। ठीक है, तो इसी 2 रीजंस की वजह से आपका जो कॉपर है और जो क्रोमियम है ये आपस में कैसा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है करके। ठीक है, ये आपका कैसा बिहेवियर शो करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है करके। तो वैसे तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाता है, बट फिर भी मैं तुम लोगों को एक काम करती हूँ, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा देती हूँ ताकि उसके बेसिस पे अगर कोई इलस्ट्रेशन आए तो तुम उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसी एलिमेंट का नहीं, ठीक है, उनके आयंस का। जैसे आपको बोला जाए Fe2+ का लिखना है, कॉपर प्लस का लिखना है, N3 नेगेटिव का लिखना है और Na+ का लिखना है। तो बस उतना सा दिमाग में याद रखो कि पॉजिटिव मतलब कैटायन, कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज, नेगेटिव मतलब एनायन, एनायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन, बराबर। ठीक है, तो अब ऐसे केस में पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके आयरन वाले प्लेटफॉर्म से। आयरन का एटॉमिक नंबर देखो तुम लोगों को पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर जो कि होता है 26। मुझे तो कॉन्फ़िगरेशन याद है, अगर तुम्हें याद नहीं तो तुम टुकुर टुकुर करना। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगी, उस बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी को अपने दिमाग में ठूस लेना। जब हम लोग स्कैंडियम से शुरुआत करते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम लोग इसको नोट बना के अपनी कॉपी में लिख लेना कि जब हम लोग स्कैंडियम से शुरू करते हैं, और स्टेटमेंट तुम खुद बना लेना, ठीक है। जब हम लोग स्कैंडियम से शुरू करते हैं तो पहला हम लोगों का जो डी वाला डब्बा है वो वहीं से आने की शुरुआत होती है इसकी। तो वहाँ पे 4s2 मतलब स्कैंडियम में आप इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि आफ्टर एर्गन, ठीक है, एक मिनट को, आफ्टर एर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन की अगर एंट्री करवानी है
तो पहले 4s में होती है और उसके बाद आप लोगों के 3d में होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की एंट्री करवानी है तो पहले किस में होती है, 4s में होती है और फिर 3d में होती है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की, तो अब कई लोगों से ये गड़बड़ हो जाती है। कई लोगों से मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने गड़बड़ देखी है करके, उनसे होते हुए करके, कि जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बारी आई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते वक्त पता नहीं उन लोगों का दिमाग कैसा घूम जाता है करके कि वो लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं 4s से। ऐसा नहीं है, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है ना, ये नियम है, नियम कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हमेशा आप लोगों के आउटर मोस्ट से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, आपके आउटर मोस्ट शेल से होता है। आउटर मोस्ट मतलब जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन गया था, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन आपके 3d में गया था और आपका 4s। ये दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, दो ऑप्शन है आपका। जो इलेक्ट्रॉन जो आप रिमूव करोगे, कई लोगों को तुम देखना, कुछ लोग 4s से रिमूव कर देते हैं और तुम देखोगे कई लोग आप लोगों के 3d से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उसमें अपन लोग नॉर्मली इलेक्ट्रॉन अपन क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करते हैं। बट इन केस ऑफ डी, जब आप लोगों का डी इन्वॉल्व हो जाता है, तो डी ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिमूव होता है सबसे पहले 4s से और उसके बाद आपके 3d से। मतलब जब देना भी है तो भी पहले 4s को दोगे, निकालना भी है तो भी पहले 4s से निकालोगे। वो मैं इसीलिए इतना फोकस करके बता रही हूँ क्योंकि जिनमें डी इन्वॉल्व नहीं होता, लाइक सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, नहीं सल्फर में होता है, सोडियम, पोटेशियम, इन जिनमें डी इन्वॉल्व नहीं होता, इनमें जो आखिरी में दिख रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। लेकिन जब डी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे 4s है और 3d है, तो पहले निकालोगे किससे, 4s से, फिर अगर और निकालना है तो 3d से निकालोगे। 5s है और आपके पास 4d है, तो किससे निकालोगे, पहले 5s से निकालोगे, फिर अगर और निकालना है तो 4d से निकालोगे करके। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, अब पहले मैं तुम्हें Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखा देती हूँ। तो क्या होता है Fe का कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन तक तो मैंने ऐसे ही टाप दिया, उसके बाद 4s2 और उसके बाद आ जाएगा 3d6। अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे कहाँ से निकालूंगी, मैं 4s से निकाल दूंगी। ठीक है, अब कई लोग देखना इसको निकाल देंगे d से, ये हरकत मत करना, डालना भी 4 में, निकालना भी 4 से। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आर्गन 4s0 और आएगा 3d आपका 6, 2 ही निकालने थे। अच्छा, अब दूसरी गलती, कॉपर में आ जाओ। कॉपर में एटॉमिक नंबर 29 होता है। कई लोगों की फीलिंग्स यहीं तक अटकी पड़ी होती है कि हम तो 4s2 और 3d9 ही लिखेंगे। ये नहीं लिखना, ठीक है, भले ही आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट आपको अपनी एक्सपेक्टेशन वहाँ नहीं लिखनी है, आपको रियलिटी ही लिखनी है कि रियलिटी में जो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, आर्गन 4s1 और आपका क्या कहते हैं 3d10। तो जो निकालना है या जो डालना है वो इसी में करना, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में, ना कि ऊपर वाले में। तो अभी कितना इलेक्ट्रॉन निकालने को बोला है, मात्र 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, किससे, 4s से, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्गन 4s0 और 3d10, ये ऐसे। ठीक है, अब मैं तुम्हें उनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करके बताती हूँ जिनमें कोई डी इन्वॉल्व नहीं है। नाइट्रोजन में कहाँ कोई डी आता है, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 और उसके बाद 2px कितना आ जाएगा आपका, 4 हो गए, 5 6 7, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में लिख रही हूँ 2p और y और ये 2pz 1 1 1। ठीक है, या फिर कोई इंसान इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकता था 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो अब अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन इसमें निकालने नहीं है बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन मुझे इसमें डालने हैं, तो अगर मैं इस तरीके से करूँ तो किस में डालोगे, ये आखिरी में जो दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और यहाँ पे आएगा 2p6। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं मुझे इस तरीके से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देने, तो सबके पास पहले एक एक है, हंट रूल के अकॉर्डिंग पहले उसको मिलेगा तो 2px2, y के पास एक और था उसको मिल गया 2py2 और उसके बाद 2pz2, ये ऐसे। ठीक है, एक और देख लेते हैं, सोडियम प्लस, ये हो गया। तो सोडियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो लिख लो। मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ बट मुझे नहीं करना है, आप ये बात याद रखना, करना तुमको है। ठीक है, इसीलिए तुम्हारे लिए सिखाना तुमको है, तो देयरफॉर मैं इतना धीरे धीरे बच्चों के समान उसको करवा रही हूँ। तो सोडियम कितना होता है, 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया ये, 6 7 8 9 10। उसके बाद आता है 3s1, वो बोल रहा है करके कि Na प्लस यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है,
तो इसमें तो कोई भी डी इन्वॉल्व नहीं है, तो जो आखिरी में दिख रहा है उसमें से निकाल लो। तो यानी कि Na+ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और कितना आ जाएगा 2p6। और लगे तो 3s0 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप भी कर सकते हो करके, बराबर। ठीक है, तो ये भी हो गया हम लोगों का एक पार्ट आप लोगों का फिनिश। तो ये हो गया एक टॉपिक। अभी इसके अलावा मान लेते हैं एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तुम लोगों की शीट में मुझे पेज नंबर तो अच्छे से याद नहीं है, बट अगर तुम थोड़ा सा सर्च करो तो आइसोटोप, आइसोटोनिक, आइसो बार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इस टाइप की आपको कहीं डेफिनेशन दिखेंगी। उन डेफिनेशंस को एक बार पढ़ लेना और उनके नीचे जो एग्जांपल्स दिए उनको देख लेना, क्योंकि इस तरीके के छुटपुट छुटपुट सवाल आते हैं। इवन जिस साल मैंने मेंस दिया था उस साल भी इस टाइप का एक सवाल आया था कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन तो नहीं आया था, लेकिन उस दिन उस साल भी आया था। 2000 कब का पेपर, आई थिंक 13 में मैंने दिया था, 13 या 14 में मैंने दिया था, तब भी आया था करके। ठीक है, तो अब देखो कैसा हो जाएगा करके ये वाली चीज़। आप लोगों के पास Na पॉजिटिव है, आपके पास K पॉजिटिव है, आपके पास Mg2 पॉजिटिव है, ये आपके पास Ca2 पॉजिटिव है, S2 निगेटिव है और Ar है। तुम जब छोटे थे ना, ठीक है, जब बच्चे थे तब उस वक्त भी तुम ये सवाल कर सकते थे 9वीं में, जब आइसोटोप और आइसोबार पढ़े थे। इवन तभी तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड हो जाना चाहिए था। इसमें अभी कुछ भी नहीं है करने लायक। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब यू शुड हैव सेम इलेक्ट्रॉन। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसे नमूने ढूंढो जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो सल्फर के पास एटॉमिक नंबर 16, 2 और आ गए 18। आर्गन के पास तो वैसे भी 18। ठीक है, Na+ सोडियम के पास 11, एक चला गया 10। पोटेशियम के पास 19, एक चला गया 18। Mg के पास 12, 2 चले गए 10। कैल्शियम के पास 20, 2 चले गए 18। तो इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, ये S2 निगेटिव, Ar और Ca2+ और K+, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। साथ ही साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक की दूसरी जोड़ी Na पॉजिटिव और Mg2+। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऐसा भी आता है तुम लोगों को क्वेश्चन, इवन जब मैंने मेंस दिया था तो इस टाइप का फॉर्मेट नहीं था उस क्वेश्चन का, कुछ इस तरीके से था। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, CO था और उसके बाद NO पॉजिटिव था। ऐसे में आप ढूंढो तो कैसे करना, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन में कितने 8, तो टोटल CO में कितने आपके 14, ऐसे। तो देख लेना आइसो इलेक्ट्रॉनिक बैठता है कि नहीं बैठता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप लोगों का एक टाइप का सवाल। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टाइप के पैटर्न और सवालों के तरफ। अभी मैं तुम लोगों को पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता रही हूँ कि वो क्या होते हैं। तो देखो, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको समझना है कि ये क्या है। वैसे तो तुम्हें आइडिया हो गया होगा अभी तक की बातचीत से, बट फिर भी लेट्स से ये एक ऑर्बिटल है, इस एक ऑर्बिटल के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है अप स्पिन में, तो ये कहलाएगा आपका अनपेयर्ड। ठीक है, इसी एक ऑर्बिटल में मैंने एक इसकी इन्वर्ट स्पिन का भी इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो बस ये कहलाएगा आपका पेयर्ड। ठीक है, बस। तो मेरे हिसाब से तुम पेयर अनपेयर गिन लोगे अभी। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं, अपन गिनते हैं कैसा क्या है। जैसे तुम्हें मैंने ये दिया है करके कि आप लोगों के पास कॉपर है और आप लोगों के पास पोटेशियम प्लस है। इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तुम्हें ये बताना है। तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने के लिए उनका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, कॉपर का असली कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आर्गन और उसके बाद 4s1 और आपका 3d10। देखो, मैं क्वेश्चन को बच्चों के समान सॉल्व नहीं करती, मैं खुद भी इमेजिनेशन के साथ सॉल्व करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सामने वाला भी उसको इमेजिन करे। जब आप डी वर्ड सुनो तो आपके दिमाग में 5 डब्बे आने चाहिए आंखों के सामने, और 10 बोला है, हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 10 डी के हर डब्बा तो फुली फिल्ड है। समझ रहे हो, यानी कि ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, जैसी आपको डी दिखे। अभी तो फिलहाल शुरू कर रहे हो तो हो सकता है इमेजिन नहीं कर पाओ, लेकिन बाद में इमेजिनेशन की हैबिट अपने अंदर डेवलप कर लेना। और लगे तो मान लेते हैं कि इमेजिनेशन से तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो बेटर है कि ड्रॉ करके कर लेना, बट सही आंसर निकालना।
तो 5 डब्बे आ गए और D10 बोल रहा है। D10 का मतलब तो होता है कि हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यार यहाँ तो देखो हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये डब्बा तो कंप्लीटली क्या है आप लोगों का, पेयर्ड है, पेयर्ड। अब बात करते हैं 4s1 की, ठीक है। तो अब देखो ये आप लोगों का 4s1 है, ये 4s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि अगर मैं पूछूंगी कि कॉपर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो तुम बोलोगे कि कॉपर के पास मात्र 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पेयर मैं नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि पेयर तो इससे पहले में जो एर्गन वाले हैं वो भी तो पेयर में काउंट होंगे ना। पेयर में तो ये भी काउंट होगा, इस तरफ वाले भी पूरे पेयर्ड वाले काउंट हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ अनपेयर्ड पूछ रही हूँ। पोटेशियम प्लस की बात करते हैं, तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एर्गन होता है 18 तक, और 19 नंबर पे आता है 4s1। अब उस 4s1 से मैं आपने बोला है कि प्लस, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एर्गन 4s0। अब 0 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पेयर अनपेयर की क्या बात करना। अब बात आती है एर्गन। अब कई गधेड़े लोग इसमें कटक जाते हैं, एर्गन में कितने पेयर कितने अनपेयर। अरे एर्गन एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, एर्गन तक कंप्लीटली भरा है तभी तो तुम आगे गए हो ना, यानी कि एर्गन तक की जर्नी आपकी कंप्लीटली क्या है, फुल है, फुल। अगर इस भाषा में मेरी नहीं समझ में आ रहा है तो लगे तो कॉन्फ़िगरेशन में लिख देती हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देख लो क्या खाली दिख रहा है तुम्हें, इसमें कुछ भी नहीं। यानी कि एर्गन के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो इस टाइप से भी सवाल आ सकते हैं कि पेयर्ड अनपेयर्ड कितने हैं पहचानो, ठीक है। अभी मैंने तुम लोगों को कुछ दिनों पहले एक फॉर्मूला लिखवा के दिया था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बराबर। तो जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है उस फॉर्मूले की अगर मैं बातचीत करूं, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर दूसरे नाम से आप उसे मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हो, ठीक है, जिसको मैं म्यू सिंबल से डिनोट करती हूँ। उसका फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2, और ब्रैकेट के बाहर होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, जहाँ पे बोहर मैग्नेट्रॉन कोई यूनिट नहीं है, वो कोई कांस्टेंट था, EH/4πm टाइम्स ऑफ C ऐसा कुछ था बराबर। हाँ, तो उस वाले सवाल को अब देखो हम सॉल्व करेंगे कैसे। अभी तुम लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना तो आ चुका है ना। यहाँ पे n का क्योंकि मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही है, यहाँ पे n का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो मैंने 2013 में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बोर्ड एग्जाम्स दी थी, ऑर्गेनिक का पेपर था। उसमें पेपर पैटर्न में एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा 2 मार्क्स का सवाल आया था, क्रोमियम 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो। इतनी खुशी हुई देखकर, मैं तो ऐसे सवाल पेपर में ढूंढती हूँ जो थोड़े न्यूमेरिकल टाइप हो, जो थोड़े रिएक्शन टाइप हो, लिखना कम पड़े और मार्क्स मैक्सिमम स्कोर हो, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल तरीके से क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, एर्गन, और उसके बाद क्या आएगा 4s1, और उसके बाद 3d5। उसके बाद क्रोमियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब लोगों से देखो यहाँ गलती क्या होती है। गलती नंबर 1, पहले तो वो लोग 4s2 3d4 करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहीं पे गलती हो गई। दूसरी गलती, उनको जब इलेक्ट्रॉन निकालने को बोला जाता है वो 3d से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। बताओ, हमें इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बताया, जब d इन्वॉल्व हो जाए तो किससे निकालना है, जो हाइयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी किससे, 4s से। तो इलेक्ट्रॉन जब 4s से निकलेगा, 2 निकालने, तो 1 निकाल दिया तो आपका 4s तो 0 हो गया। अब दूसरा कहाँ से निकालूँ, d से निकालो, तो 3d4 हो गया। अब इमेजिन करो अपनी आंखों में 3d4 कैसा दिखता होगा। 5 डब्बे होते होंगे वहाँ पे और 4 है, यानी कि 1 2 3 4। अब गिनो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। तो ऐसे में ये तुमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन लिए, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करो 4 टाइम्स ऑफ 4+2 Bm, और सॉल्व करके वहाँ पर उसको दे दो करके, बस हो गया। अब इससे MCQ कैसे फ्रेम आउट होते हैं, MCQ आप लोगों को इस तरीके से फ्रेम करके दिया जाता है करके कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हैव सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, बस। तो एक बात याद रखना, जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में, और तो कोई फैक्टर है ही नहीं जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को गवर्न कर रहा है, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 एलिमेंट या 2 स्पीशीज के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो ऑब्वियस है कि उन लोगों का क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। यानी कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि स्पीशीज A एंड स्पीशीज B विल हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट, देन विच क्वांटिटीज अमॉन्ग देम विल बी सेम,
तो उनका क्या सेम होगा, उन लोगों का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनमें क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे होंगे, यू कैन नॉट से दैट। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 लाने के और भी तरीके हैं, और भी तरीके से मे भी आ सकता होगा करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है या वगैरह वगैरह। आप ये कह सकते हो कि उनके जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है उनके, सेम है करके। ये इस टाइप का एक पैटर्न और सवाल तुमसे बनेगा। अब जैसे एक और है, मान लेते हैं मैंने तुमसे पूछा कि सिलिकॉन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आप ये निकालो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल दे दिया है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी कितना, नियॉन के टर्म्स में लिख लेते हैं या फिर चलो पूरा ही लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 कंप्लीट हुआ। फिर आता है 3s2, अब आता है 3p2, ये ऐसे। तो तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिख रहे हैं। ठीक है, देखो क्योंकि ये तो भरा है, ये भी भरा है, ये भी भरा है, ये भी भरा है। p यानी कि कितने डब्बे, 3 डब्बे, और बोल रहा है p2 यानी कि 2 डब्बों में हंस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 और ये 2, ये डब्बा खाली है, इसको नहीं गिनने का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, 2 है करके। तो ये मैंने तुम लोगों को प्रवचन दे दिए करके। ठीक है, कि इस तरीके से करके आप लोगों का आप लिखते हो करके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से निकालते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब एक नोट वाली चीज़ को बस मैं 2 लाइन में बोल के ख़त्म करूँगी, उस पर हम लोग ज़्यादा इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, आपके पास वेरियस टाइप की मैग्नेटिक मतलब प्रॉपर्टीज़ के प्रति रिएक्ट करने वाली स्पीशीज़ होती हैं। जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बिहेवियर के बेसिस पे अपन सब्सटेंस को क्लासीफाई करते हैं। जो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे पैरामैग्नेटिक, या फिर केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। बट राइट नाउ हमें 2 ही पढ़ना है, एक पढ़नी है आप लोगों को पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। सवाल ऐसा आएगा कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में आपको ये आइडेंटिफाई करना है करके कि पैरामैग्नेटिक कौन है और उसमें से डायमैग्नेटिक कौन है करके। ठीक है, तो अभी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखो सिंपल से नियम है, पैरामैग्नेटिक का मतलब आप याद रखो, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तुम लोगों को अभी मैंने ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे बता दिया, कैसे निकालते हैं, कैसे ढूंढते हैं। अब बस तुम याद रखो कि पैरामैग्नेटिक मतलब क्या, कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर देख लेना कि +2 है कि -2 है, फिर से अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, और उसके बाद आप लोग ये डिसाइड कर लेना करके कि उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हो गया हमारा एक कंसेप्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो हम लोगों का टॉपिक है पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का क्या बाकी रह गया है, स्क्रोडिंगर। ठीक है, अच्छा स्क्रोडिंगर वाला जो टॉपिक है तुम लोगों को देने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रही हूँ। कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगी तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करके रखने हैं, ये बात याद रखना। और आज हम लोग स्क्रोडिंगर में नहीं कूदेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कूदेंगे। कल हम लोग चलेंगे स्क्रोडिंगर और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। कल वैसे संडे है तो हो सकता है मैं डालूँ और हो सकता है मैं ना डालूँ, बट मेरी तरफ से शायद एक दिन का डिले हो गया है, क्योंकि जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रही थी मुझे आप लोगों को ये कल ही पढ़ा देना चाहिए था। ठीक है, और इस वजह से कल मैं संडे को वीडियो डाल सकती हूँ। तो देयरफॉर उसको देख वेख लेना, अपना अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना काम अपना जितना भी है। ये 2 न्यूमेरिकल्स तुम्हें दिए जा रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा देखो जो पहला वाला है उसमें आप लोगों को वो Na+ के लिए सेपरेट निकालना है और कॉपर 2+ के लिए सेपरेट निकालना है। ठीक है, और ये जो हमने क्वांटम नंबर्स किए हैं उन क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे देखते हैं बनाते हो नहीं बना पाते हो, सही बनाते हो गलत बनाते हो,
तो बना के रखना, कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगी तो स्टार्टिंग मैं इन्हीं दोनों के न्यूमेरिकल से करूँगी। अब कॉम्बिनेशन देखो तुम्हें कोई भी एलिमेंट का दे सकता है। अच्छा, और एक तुम लोगों का नोट रखना है हम लोगों को। वो नोट ये कि जो आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं, ये इनर्ट गैसेस जो होती हैं इनमें हमेशा ऑलवेज आप लोगों, जैसे इनर्ट गैसेस में आपने पढ़ा है करके कि हमेशा उनका आउटर मोस्ट शेल फिल होता है, तो इनर्ट गैसेस में जो उन लोगों का ऑलवेज जो रहते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं। ठीक है, हमेशा उनके इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं, कभी उनके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहते। तो क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर्ड होते हैं, तो देयरफॉर आप ये बोल सकते हो करके कि वहाँ पर हमेशा आप लोगों को जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम, वो आप लोगों को हमेशा कितना मिलेगा, 0। तो कल को एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रुप नंबर है जिसके एलिमेंट्स का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा 0 रहता है। तो याद रखना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो ऑब्वियसली कि आप लोगों का जो क्या कहते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम 0 रहेगा। अब वो क्यों नहीं है हमेशा, लेकिन किसका 0 रह सकता है? कई बार इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो पेयरिंग हो जाती है, कई बार इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो पेयरिंग हो जाती है, बराबर। लेकिन हमेशा किसका रहेगा 0? हमेशा उसका रहेगा जो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में ही रहता है। तो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में कौन रहता है आप लोगों का? वो रहते हैं आप लोगों के, क्या नाम है, इनर्ट गैसेस। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन छोटी सी। अच्छा, और इसके अलावा एक और जीके फैक्ट है। जीके फैक्ट कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लेते हैं मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मेरा कुछ इस तरीके से है, ये आप लोगों का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s2 और 3d2, मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ तक आप लोगों का इनर, जैसे कि यहाँ तक देखो, ये आप लोगों का क्या है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। पहचान तो तुम गए होगे कि कौन सी वाली इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है। बट उस पर अभी हम लोग नहीं घुसते कि कौन सा इनर्ट गैस है, कौन सा इनर्ट गैस नहीं है, बट ये एक इनर्ट गैस का आप लोगों का क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन है करके। तो ये जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, इस इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन तक ये जो है आपका कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर इसे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, इनर मोस्ट, और या फिर आप इसे कहते हो कोर इलेक्ट्रॉन, बराबर। क्या कहलाता है ये आप लोगों का, इनर मोस्ट, या फिर क्या कहलाता है आप लोगों का, कोर इलेक्ट्रॉन। ये जो उस बाद के हैं, ये जो उसके बाद के हैं, ठीक है, इनके बाद वाले को हम लोग आप लोगों का क्या कहते हैं करके, इसे कहलाते हैं हम लोग करके, ये आपका कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वाली चीज़ आपकी क्या कहलाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी आप लोगों की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, कोर इलेक्ट्रॉन कौन है, ये तुम लोगों को पता चलना चाहिए था, जो मैंने बता दिया। अब इसमें एक बार तुमसे ये पूछ लेगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इसमें कौन रहेगा, जिसका क्वांटम नंबर सबसे हाईएस्ट है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे आउटर मोस्ट में रहेगा 4s2, माना कि 3d2 की या फिर 3d की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एनर्जी नहीं, आउटर मोस्ट का मतलब होता है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोगों का मैक्सिमम, मतलब जो ऑर्बिट वाइज सबसे दूर हो, ठीक है, जो ऑर्बिट वाइज क्या हो, सबसे दूर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, इनर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर कॉन्फ़िगरेशन ये होता 1s2 2s2 और लेट्स से 2p6, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या कहती करके, जहाँ तक आपका इनर्ट गैस भरा है, ये इनर्ट गैस है हीलियम की, ये आपका क्या कहलाता, कोर इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद ये 2s2 2p6, इसे कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आपके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई तुमसे ये पूछता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, तो आउटर मोस्ट से फिलहाल कौन रहेगा, फिलहाल देखो 2s2 है 2p6 है, अब दोनों ही इक्विवेलेंट ही है, दोनों का सेम, तो यही आपके आउटर मोस्ट भी रहेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, कल वाला टॉपिक हम लोग स्क्रोडिंगर से शुरू करेंगे। होप सो कि कल की क्लास के बाद खत्म हो जाए, क्योंकि स्क्रोडिंगर और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व थोड़ा बड़ा है, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे तक भी ये चीज़ जा सकती है। कोशिश करूँगी मैं कि कल एक लंबा सा क्लास लेकर कल के कल इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। PDF में शेयर कर देती हूँ तुम लोगों को, और उसमें से अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लेना, ठीक है।